सुप्रभात। आज 23 मार्च 2026 है। बिल्कुल। और आज के इस नए गहन विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम पूर्वी अफ्रीका के उन मौजूदा हालात पर बात करेंगे जो इस वक्त पूरी दुनिया की सुर्खियां बने हुए हैं। हमारे आज के इस विश्लेषण का शीर्षक है हॉर्न ऑफ अफ्रीका अपडेट, अल शबाब, हवाई हमले और सूखा। और हमारा उद्देश्य है पिछले 2 हफ्तों में इस क्षेत्र में जो कुछ भी हुआ है उसे एक बहुत ही शांत और वस्तुनिष्ठ तरीके से समझना, बिना किसी सनसनी या अनावश्यक डर के। सही कहा। तो चर्चा के केंद्र में जाने से पहले श्रोताओं को ये बताना जरूरी है कि आज का ये डीप डाइव प्रोवेव एआई द्वारा प्रायोजित है और इसे जनरेट किया गया है स्टाइलो न्यूज द्वारा, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन एआई संचालित समाचार एप्लीकेशन है। हाँ, और एक खास बात ये भी है कि प्रोवेव एआई अपने संचालन का 1 वर्ष पूरा होने का जश्न मना रहा है। बिल्कुल। और इसी खुशी में वे इस मार्च के महीने में एक विशेष डिस्काउंट दे रहे हैं। जो लोग हमें सुन रहे हैं वे www.stylonews.com पर जाकर स्टाइलो यानी STYLO कोड का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि ये छूट केवल पहले 250 सब्सक्राइबर्स के लिए है और मार्च के अंत तक ही वैध है। स्टाइलो न्यूज के बारे में एक और दिलचस्प बात है। ये दरअसल स्टाइलो इंटेल ऑप्स सॉफ्टवेयर का कंज्यूमर वर्जन है। मतलब वही टूल जिसे मूल रूप से सरकारी एजेंसियों, सेना और बड़े व्यवसायों के लिए डिजाइन किया गया था। बिल्कुल वही। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि श्रोताओं के पास अब उसी शक्तिशाली टूल तक पहुंच है जिसका उपयोग दुनिया भर के बड़े निर्णय निर्माता करते हैं। ये वाकई एक अद्वितीय अवसर है। तो आज का हमारा मिशन स्पष्ट है। हम पूर्वी अफ्रीका में सुरक्षा चुनौतियों, जलवायु परिवर्तन और भू राजनीतिक बदलावों के प्राथमिक पैटर्न्स को उजागर करेंगे और साथ ही स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके प्रभावों को भी निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं जमीनी हकीकत और उन सैन्य गतिविधियों से जो इस समय हॉर्न ऑफ अफ्रीका की राजनीति को आकार दे रही हैं। सोमालिया में इस वक्त बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चल रहे हैं। हाँ, विशेष रूप से ऑपरेशन बद्र और रोलिंग थंडर। इन ऑपरेशंस के तहत सोमाली राष्ट्रीय सेना ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर बहुत महत्वपूर्ण प्रगति की है। मुझे लगता है कि लोअर शबीले इलाके का कब्जा इसी का हिस्सा है ना? बिल्कुल। वहां मुबारक और दार समाम जैसे प्रमुख अल शबाब ठिकानों पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया गया है और इन अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों में ऑसम भी शामिल है। ऑसम यानी सोमालिया में अफ्रीकी संघ का जो नया समर्थन और स्थिरीकरण मिशन है। सही कहा। और इसी मिशन के तहत हाल ही में बेलेडवेन इलाके में जिबूती के सैनिकों की तैनाती की गई है। वे अब वहां सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे हैं। और इसके अलावा अमेरिकी सैन्य कमान, जिसे अफ्रीकॉम कहा जाता है, वो भी काफी सक्रिय है। हाँ, पंटलैंड और दक्षिणी सोमालिया में अल शबाब और ISS सोमालिया के खिलाफ उनके लगातार सटीक हवाई हमले हो रहे हैं। देखिए, कागज पर अगर हम इसे पढ़ें तो ये एक बहुत बड़ी सैन्य जीत लगती है। मतलब सेनाएं आगे बढ़ रही हैं, इलाके वापस लिए जा रहे हैं। लेकिन क्या ये केवल एक सतही तस्वीर नहीं है? मुझे ये स्थिति ऐसी लगती है जैसे कोई रेत पर महल बना रहा हो। ये तुलना काफी दिलचस्प है। मतलब सैन्य सफलताएं तो मिल रही हैं, लेकिन देश का जो राजनीतिक ढांचा है वही अंदर से चरमरा रहा है। हाल ही में सोमालिया की संसद ने राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है और चुनावों को 2027 तक टाल दिया है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि कैसे एक तरफ क्षेत्र को आतंकवादियों से मुक्त कराया जा रहा है और दूसरी तरफ उस क्षेत्र पर शासन करने वाली व्यवस्था ही आपस में लड़ रही है। बिल्कुल। विपक्ष ने तो चुनाव टालने के इस फैसले को पूरी तरह से अलोकतांत्रिक बताकर खारिज कर दिया है। और सिर्फ विपक्ष ही नहीं, साउथ वेस्ट स्टेट ने संघीय अधिकारियों पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। अच्छा, किस तरह के आरोप? उन्होंने आरोप लगाया है कि संघीय अधिकारी अल शबाब के साथ सांठगांठ कर रहे हैं और स्थानीय मिलिशिया को हथियार दे रहे हैं। ये संघीय और क्षेत्रीय सरकारों के बीच एक बहुत गहरी राजनीतिक दरार पैदा कर रहा है। उफ, ये तो सीधे तौर पर उन अंतर्राष्ट्रीय डोनर देशों पर असर डालेगा जो इन सैन्य अभियानों के लिए पैसा और हथियार दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब डोनर देश देखते हैं कि सरकार आंतरिक कलह में उलझी है तो उनका विश्वास डगमगाना स्वाभाविक है। और इस अविश्वास का सबसे बड़ा कूटनीतिक उदाहरण हमें हाल ही में मोगदिशु में देखने को मिला। हाँ, चीन के विदेश मंत्री वांग यी के दौरे का रद्द होना। बिल्कुल। उन्हें अपनी कूटनीतिक यात्रा
ऐन मौके पर रद्द करनी पड़ी क्योंकि राजधानी में अचानक एक बहुत ही सख्त सुरक्षा लॉकडाउन लगा दिया गया था। मतलब ऑपरेशन बद्रन की सफलताओं के बावजूद राजधानी शहर विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के लिए सुरक्षित नहीं है। सही कहा। जब सुरक्षा की इतनी बड़ी चुनौती सामने हो तो किसी भी सरकार का पूरा ध्यान सिर्फ सेना और पुलिस पर होना चाहिए। लेकिन प्रकृति इस क्षेत्र की एक अलग ही परीक्षा ले रही है। जलवायु संकट ये अब केवल मौसम का बिगड़ना नहीं रह गया है। बिल्कुल, ये एक मानवीय त्रासदी बन चुका है। इथियोपिया के दक्षिणी गामो जोन में भारी बारिश के कारण जो भूस्खलन हुआ है उसे ही ले लीजिए, 80 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। ये बहुत दुखद है। और केन्या की ओर देखें तो वहां स्थिति और भी बहुआयामी है। नैरोबी और अन्य काउंटियों में अचानक आई बाढ़ यानी फ्लैश फ्लड्स ने तबाही मचा दी है। हाँ, मैंने रिपोर्ट में पढ़ा कि 42 से अधिक मौतें दर्ज की गई हैं। और उसी समय उत्तरी केन्या के काउंटी जैसे बारिंगो, गरिसा और मंडेरा, वहां काला अजार का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। श्रोताओं की जानकारी के लिए बता दूं, काला अजार सैंड फ्लाई यानी रेत मक्खी के काटने से फैलने वाली एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी है। इसके लक्षण मलेरिया और टाइफॉइड से इतने मिलते जुलते हैं कि बाढ़ की स्थिति में इसका सही निदान करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए ये एक दुष्स्वप्न जैसा है। और विडंबना देखिए, जहां एक तरफ बाढ़ और बीमारी है, वहीं उत्तरी केन्या के तुर्काना क्षेत्र में भयंकर सूखे के कारण 37% आबादी भुखमरी का सामना कर रही है। और सोमालिया में भी लंबे समय से चल रहे सूखे ने समुदायों को तबाह कर दिया है। मेरा सवाल यह है कि एक तरफ बाढ़, दूसरी तरफ सूखा और तीसरी तरफ घातक बीमारी, कोई भी प्रशासन एक साथ इन सभी मोर्चों पर कैसे लड़ सकता है? ये लगभग असंभव सा लगता है। और यहीं पर ये समझना आवश्यक है कि जलवायु परिवर्तन किस तरह एक थ्रेट मल्टीप्लायर बन गया है। मतलब ये खतरे को कई गुना बढ़ा देता है। जब बाढ़ आती है तो वो केवल लोगों को नहीं डुबोती, वो उन सड़कों को नष्ट कर देती है जिनसे सूखे वाले इलाकों में अनाज पहुंचना होता है। बहुत सही बात कही। सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के डेटा को देखें तो एक अजीब विरोधाभास है। एक और पूर्वी अफ्रीका की संस्कृति को लेकर सकारात्मक भावनाएं हैं, लेकिन दूसरी ओर इन संकटों को लेकर भारी चिंता है। और शायद इसीलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वैश्विक स्तर पर सहायता की गुहार लगा रहा है। हाँ, क्योंकि स्थानीय तंत्र इस तिहेरे प्रहार को नहीं सह सकता। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब स्थानीय तंत्र विफल हो जाता है, खेत सूख जाते हैं और गांव बाढ़ में बह जाते हैं, तो लोग मजबूर होकर अपनी जगह छोड़ देते हैं। और यही प्रवासन यानी माइग्रेशन अंततः हजारों किलोमीटर दूर कानूनी और कूटनीतिक बहस का विषय बन जाता है। बिल्कुल। चलिए संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्तमान परिदृश्य देखते हैं। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने लगभग 1100 सोमाली प्रवासियों के लिए अस्थायी सुरक्षित स्थिति, जिसे TPS कहते हैं, उसे समाप्त करने का निर्णय लिया है। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग यानी DHS का अपना एक तर्क है। वे क्या कह रहे हैं? वे कह रहे हैं कि सोमालिया में अब सुरक्षा स्थितियां सुधर गई हैं। वे उन्हीं सैन्य सफलताओं का हवाला दे रहे हैं जिनकी हमने शुरुआत में बात की, जैसे मुबारक और दार सलाम पर कब्जा। मतलब उनका कहना है कि अब इन प्रवासियों के लिए अपने देश लौटना सुरक्षित है। हाँ, यह एक संप्रभु राष्ट्र का अपनी आव्रजन नीतियों को लागू करने का दृष्टिकोण है। लेकिन मानवाधिकार समूहों ने इसे संघीय अदालत में चुनौती दी है। उनका तर्क है कि सिर्फ कुछ ठिकानों पर कब्जा कर लेने से पूरा देश सुरक्षित नहीं हो जाता। सही कहा। वे वहां की जलवायु आपदाओं और अस्थिरता का हवाला दे रहे हैं। और फिलहाल बोस्टन में एक संघीय न्यायाधीश ने इस फैसले पर अस्थायी रोक लगा दी है। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे पूर्वी अफ्रीका का सूखा सीधे बोस्टन के कोर्टरूम की बहस बना हुआ है। बिल्कुल। और ये केवल अमेरिका तक सीमित नहीं है। पूर्वी अफ्रीका की अपनी सीमाओं पर भी इसका असर दिख रहा है। उदाहरण के लिए 15 साल के अंतराल के बाद केन्या सोमालिया सीमा को फिर से खोला गया। इसका उद्देश्य तो व्यापार को बढ़ावा देना था ना? था, लेकिन इसके सुरक्षा परिणाम तुरंत सामने आने लगे हैं। केन्या के मंडेरा इलाके में अवैध पहचान पत्र रखने के आरोप में कई सोमाली नागरिकों की गिरफ्तारी हुई है। सुरक्षा एजेंसियां मानव तस्करी को लेकर सतर्क हैं। और बात सिर्फ अवैध रूप से सीमा पार करने की नहीं है। केन्या की कहावा लॉ कोर्ट ने हाल ही में एक सोमाली नागरिक को अल शबाब के लिए नाबालिगों को कट्टरपंथी बनाने के आरोप में दोषी ठहराया है।
ओह, ये तो अमरीकी अदालतों में चल रही बहस का सीधा ज़मीनी जवाब लगता है। अगर सोमालिया सुरक्षित है, तो फिर पड़ोसी देशों में विस्थापन और कट्टरपंथ क्यों जारी है? यही बात है। नीतियां बनाना आसान है, लेकिन जमीनी हकीकत संभालना बिल्कुल अलग। और इन्हीं त्रासदियों के बीच पूर्वी अफ्रीका वैश्विक शक्तियों के लिए कूटनीतिक शतरंज की बिसात बना हुआ है। चलिए इस शतरंज को समझते हैं। मध्य पूर्व में ईरान द्वारा होर्मुज जलद मध्य की नाकाबंदी से वैश्विक समुद्री यातायात संकट में है। लेकिन एक का संकट दूसरे का अवसर कैसे बनता है, ये केन्या में देखा जा सकता है। नाकाबंदी के कारण शिपिंग कंपनियों ने अपने मार्ग बदल लिए, जिसका सीधा फायदा केन्या के लामू बंदरगाह को हो रहा है। बिल्कुल। जो बंदरगाह पहले पूरी क्षमता से इस्तेमाल नहीं हो रहा था, वो अब एक प्रमुख ट्रांसशिपमेंट हब बन गया है। और इसके साथ ही मोम्बासा बंदरगाह ने भारत के लिए एक नया सीधा व्यापार मार्ग शुरू किया। व्यापारिक मार्गों के साथ कूटनीतिक गठजोड़ भी बदल रहे हैं। सोमालीलैंड, जो खुद को स्वतंत्र राष्ट्र मानता है, अब इजराइल के साथ रणनीतिक संबंध बना रहा है। हाँ, मैंने सुना है कि लाल सागर पर एक संभावित सैन्य बेस का निर्माण भी इसमें शामिल है, ताकि हुतियों का मुकाबला किया जा सके। जाहिर है सोमालिया की संघीय सरकार इसका कड़ा विरोध कर रही है। तो इस सबका असल मतलब क्या है? एक तरफ ये देश सोमालिया में अल शबाब से लड़ने के लिए अमेरिकी सैन्य मदद और अफ्रीकॉम पर निर्भर हैं। दूसरी तरफ केन्या रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के साथ सुरक्षा सहयोग पर चर्चा कर रहा है, और उसी समय चीन के समर्थन से नेमार रेलवे के दूसरे चरण की शुरुआत कर रहा है। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या ये विकासशील देश महाशक्तियों के खेल में केवल मोहरे हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। वे इस बहुध्रुवीय दुनिया का बहुत रणनीतिक तरीके से लाभ उठा रहे हैं। इसे ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी या सौदेबाजी की कूटनीति कह सकते हैं। मतलब जब बुनियादी ढांचे की जरूरत है तो चीन, आतंकवाद से लड़ना है तो अमेरिका। सही कहा। और आर्थिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का भी उपयोग हो रहा है। IFC ने पूर्वी अफ्रीका में MSME के लिए $52 मिलियन के फंड की घोषणा की है। बहुत बढ़िया। और इसके अलावा क्षेत्रीय स्तर पर भी नेतृत्व उभर रहा है। युगांडा के जनरल मोहजी को घाना में क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए सम्मानित किया गया है। और केन्या अफ्रीकी संघ के भीतर एक नई मानव केंद्रित ड्रग रणनीति की वकालत कर रहा है। तो ये सिर्फ संकटों का क्षेत्र नहीं है, बल्कि नवाचार का भी केंद्र है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण से काफी कुछ साफ हुआ है। आगे चलकर श्रोताओं को किन बातों पर विशेष नजर रखनी चाहिए? सबसे पहले अमेरिकी अदालतों में TPS के फैसले पर, दूसरा लामू बंदरगाह के बढ़ते व्यापार पर, और अंत में सोमालिया के भीतर राजनीतिक गतिरोध पर। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मैं एक विचारोत्तेजक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। यदि जलवायु परिवर्तन ऐसे ही प्राकृतिक आपदाओं को बढ़ाता रहा, तो क्या भविष्य में अफ्रीकॉम या ऑजिम जैसे सैन्य गठबंधनों को लड़ाइयों से ज्यादा जलवायु आपदा प्रतिक्रिया बलों में बदलना पड़ेगा? ये रणनीतिकारों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। गोलियां बाढ़ को नहीं रोक सकती। बिल्कुल। और इस बदलते वैश्विक परिदृश्य से अपडेट रहने के लिए स्टाइलो न्यूज एक बहुत ही आदर्श समाधान है। हाँ, इसे आप मोबाइल और कंप्यूटर दोनों पर एक्सेस कर सकते हैं, और ये सैकड़ों पारंपरिक समाचार स्रोतों और X से डेटा लेता है। तो जो लोग हमें सुन रहे हैं, वे आज ही www.stylonews.com पर जाएं और पहले 250 सब्सक्राइबर्स स्टाइलो प्रोमो कोड का उपयोग करके मार्च का विशेष डिस्काउंट पा सकते हैं। बिल्कुल। इस गहन विश्लेषण को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य के विश्लेषणों के लिए, नए विषयों का सुझाव देने के लिए श्रोताओं का हमेशा स्वागत है। अपने पसंदीदा सोशल मीडिया पर स्टाइलो न्यूज़ को फॉलो करना ना भूलें। सुरक्षित रहें और नमस्कार।